नमस्कार दोस्तों। कहानियों का कलरव में आज की कहानी है सोने का चाकू। कहानीकार हैं अखिलेश। तो चलिए सुनते हैं। उनकी 4 औलादें थीं, जाहिद, ताहिर, मुजाहिद और फ़ाकिर। फ़ाकिर के सिवा बाकी सभी सयाने हो गए थे। इस शहर में उन्हें नवासा मिला था क्योंकि नाना की एकलौती औलाद का इंतकाल हो गया था। वैसे कहने वालों की ज़बान कोई ताला नहीं लगा सकता। लोग कहते हैं मीर साहब ने अपने मामा को जहर दिलवा दिया था। मीर साहब ने मामा की मलकियत संभाली तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी रौब गालिब करने की। नतीजा यह हुआ कि बेकसूर लोगों पर जुल्म बढ़ गया। उनके अत्याचार की एक ख़ास अदा थी, वे रियाया को गुंबद में बंधवा कर पीटते थे। खैर, अब तो वह बुलंद ज़माना ही चला गया, जिसका उन्हें बहुत दुख था। उन्होंने यहाँ आकर एक और काम किया, तवाइफ़ों में अपना विशेष स्थान बनाया। तवाइफ़ों के बीच उनका इतना दबदबा था कि उनकी ज़िद पर हीराबाई ने चांद, अवध प्रांत का एक कस्बा, जहाँ वेश्याओं के सम्मान में प्रांत की अन्य वेश्याएँ उनके सामने घुंघरू तक नहीं बांधती, में घुंघरू बांध लिया था। लौटने पर उसे बिरादरी से इतनी फटकार मिली कि वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी मीर साहब खांसते हुए सीढ़ियाँ उतरकर चले गए थे। सच्चाई यह थी कि उनसे वे सभी भयंकर घृणा करती थी। वे महफिलों में मुफ्त बुलाते, जबकि दोस्तों में 1000 रुपये में बुलाने का ऐलान करते। उन सब का मन करता कि मीर साहब को कोड़ों से इतना पीटें कि उनके कपड़े तार तार हो जाएं, मगर वे मजबूर थीं क्योंकि उन्हीं की बिल्डिंग में वे सबसे सस्ते किराए पर किराएदार थीं। मीर साहब को शिकस्ती मदीना ने। मदीना के बूढ़े अब्बा नन्हे मियाँ मस्जिद के बगल में लालटेन बनाने का काम करते थे। मदीना बहुत सुंदर थी, गेहुअन रंग वाले चेहरे पर तैरती हुई सी गहरी गहरी आँखें। वह बेहद भावुक लेकिन इरादे की पक्की थी। मीर साहब ने उससे प्रेम किया, बड़े बड़े वायदे किए, फिर जिना किया, फिर अपनी ज़िंदगी से भगा दिया। मगर अगले ही दिन मदीना उनके बंगले पर पहुंच गई। मीर साहब ने गुस्सा दिखाया तो उसने उनका मुंह नोचकर लहूलुहान कर दिया और घर में जबरन घुस गई। तब से वहीं रह रही है। बीवी की मौत के बाद कुछ दिनों की जद्दोजहद से उसने मीर साहब को निकाह के लिए राज़ी कर लिया। इतने दिनों के साथ ने उनके मन में भी लगाव पैदा कर दिया था। वे पिघल गए। शादी करने के साथ साथ मदीना ने माफ़ी भी मांगी। मदीना को मीर साहब के रूप में जैसे कोई पैगंबर मिल गया हो, वह जन्नत में पहुंच गई हो। मुजाहिद और फ़ाकिर उसी से पैदा हुए। जाहिद भट्टा चलाते थे, ताहिर ठेकेदारी करते थे, पर असल में धंधा तस्करी का था। मुजाहिद जनरल स्टोर की दुकान देखता। फ़ाकिर हाई स्कूल में पढ़ता था। स्कूल से लौटने के बाद दुकान पर मुजाहिद की मदद करता। जाड़ी की रात थी, चहल पहल को ठंडक ने सोख लिया। सड़कें खाली खाली और वातावरण वीरान लगने लगा। मुजाहिद ने बीरू चाय वाले से स्पेशल चाय बोल दिया, फिर अलमीरा से गिरने गिरने को हुए सामानों को ठीक किया। 2-1 मिनट बीता होगा, एक ग्राहक आ गया। स्टोव की पिन चाहिए। वह उठकर पिन ले आया। शुरू में उसे ऐसे ग्राहकों से बड़ी खीज होती थी। वे 5 पैसे के लिए उठने की जहमत कराते थे, पर मालूम नहीं कैसे अब्बा ने इस खीज को भांप लिया था। देखिए हजरत, इस तरह तिजारत नहीं हो पाती। उसके लिए तहजीब और मशक्क़त की ज़रूरत होती है, समझे? और यह तो खाली वक्त में बैठ जाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। खड़े रहा करो, तभी खरीदार आएंगे। उसे तिजारत का तरीका आता भी कैसे? अभी उसकी उम्र ही क्या थी? 18 वर्ष। अब्बा और भाइयों की लापरवाही से वह बिगड़ गया था। कोई टोकने वाला था ही नहीं। स्कूल से भागने लगा। सिनेमा, चाय और जुआ उसके शौक बन गए। अब्बा को दौलत इकट्ठा करने का नशा तो था ही, उस पर इंटर में मुजाहिद का 2 बार फेल हो जाना। उन्होंने उसकी पढ़ाई छुड़ा दी। कस्बाई शहर में हिसाब से बेहतरीन दुकान खुलवाकर उसे बिठा दिया और कहा, प्राइवेट इम्तिहान दिया करिए। अब तो उसका मन कुछ लगने लगा, वरना पहले उसे दुकानदारी काल कोठरी लगती।
जिसमें वह अकेला कैद कर दिया गया हो। उसका दिल सड़कों पर घूमने और दोस्तों के साथ बतियाने को मचलता। वीरू चाय का गिलास रख गया। इस बीच 4-6 अच्छे ग्राहक आए थे। आखिर में एसडीओ का चपरासी उनके छोटे से बच्चे के साथ आया था। मुजाहिद ने सामान अच्छी तरह पैक किया। बच्चे को मुफ्त में टॉफ़ी देकर मुस्कुराया। पापा से मेरा सलाम बोलना। अब वह दोबारा खाली हो गया। चाय की चुस्कियां लेते हुए सड़क पर बैठे रफ़ीक मियाँ को देखने लगा। वे खंबे की टेक लेकर बांसुरी बजा रहे थे। रफ़ीक मियाँ बांसुरी बेचते थे। वे मैले फटे कपड़े पहने, अधपके बाल, दाढ़ी वाले अधेड़ आदमी थे। बांसुरी बजाकर ग्राहकों को मुतासर करते थे। बजाने में उनके आसपास तक में कोई जवाब न था। वे बजाते तो कभी कभी राह चलते पारखी लोग थक कर घंटों खड़े रहते। रफ़ीक मियाँ के बारे में यह अक्सर सोचता था कि खाते पीते कैसे हैं। पूरे दिन में मुश्किल से 4-5 बांसुरियाँ बिकती होंगी, कभी कभी ये भी नहीं। उसका दिमाग वहाँ से हट गया। एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आए थे। वे कॉलेज में खेल कूद का जिम्मा भी अपने सर लिए थे। वे अब्बा के दोस्त थे और प्रायः बिना खेल कूद का सामान लिए खूब सारे सामानों का बिल बनवाते। उसने 833 रुपये 42 पैसे का बिल बना दिया। शाम रात में तब्दील होने वाली थी। मस्जिद से ईशा की नमाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद अब्बा भी घूमते टहलते आते होंगे। वह चुस्त होकर काम करने लगा। वह इस कोशिश में भी था कि चेहरे पर रौनक और खुलापन आ जाए। अब्बा को लेकर उसे बहुत शिकायत थी। वे उससे, दूसरे भाई लोगों से, यहाँ तक कि अम्मी से भी मोहब्बत से बात नहीं करते। एक दफ़ा उसने अम्मी से इसकी वजह पूछी थी। उन्होंने उदास होकर कहा था, तुम्हारे अब्बा खुदाई नुमाइंदे हैं, उन्हें फुर्सत कहाँ। उनका दीन तो नमाज, कुरान पढ़ना और काफिरों के खात्मे खातिर दौलत इकट्ठी करना है। उसका जी घबराने लगा। फ़ाकिर अभी तक नहीं आया। अब्बा की ओर से हिदायत थी कि फ़ाकिर स्कूल से लौटकर दुकान पर बैठा करे, पर फ़ाकिर जी चुराता था। मुजाहिद ने अपनी तकलीफ़ को सोचकर उसे छूट दे रखी थी कि वह घूमे फिरे मगर अब्बा के आने के टाइम पर पहुंच जाए। अब्बा के आने का समय फ़ाकिर आता दिखा। उसको चैन मिला। वह गुनगुनाने लगा। तभी उसका ध्यान रफ़ीक मियाँ पर चला गया, जो ठिठुरा देने वाली ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़े थे। उसने सोचा उन्हें भी चाय पिला दे, मगर ऐसा कर न सका क्योंकि पहले वह रफ़ीक मियाँ को चाय पिला देता था, पर एक दिन अब्बा को मालूम हुआ तो डांटा। इन्हें मुंह नहीं लगाना चाहिए। जिसके ऊपर खुदा रहम नहीं करता उस पर रहम करना खुदा से खिलाफत करना है। उसके मन में आया था कि उनसे पूछे, फिर क्यों खैरात बांटने के लिए जलसा करते हो? भीख देने के लिए डिब्बा भर 2-2 पैसे के सिक्के दुकान में रखने को कहते हो। उसने रफ़ीक मियाँ को उनकी हालत पर छोड़ दिया। अपने और फ़ाकिर के लिए चाय मंगाई। दोनों चाय पीने लगे। सुबह का निकला मुजाहिद रात को दुकान बढ़ाकर घर पहुंचा। अब्बा मौजूद थे। तकिए के सहारे अधलेटे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उसने पूरे दिन की बिक्री की रकम सामने रख दी। उन्होंने चश्मे के भीतर से आंखें उठाकर रुपयों को देखा। थोड़ी देर बाद उठाकर अलमारी में रख, फिर लौटकर पैर झाड़कर चारपाई पर बैठ गए और हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। मुजाहिद के लिए नौकर नाश्ता रख गया। वह अब्बा की मौजूदगी झेलते हुए नाश्ता करने लगा। उसे भूख लग जाती थी। मीर साहब ने फटकारा, आहिस्ता आहिस्ता खाइए, भागा नहीं जा रहा है, बदतमीज़ कहीं के। वे ऐनक पोंछकर अखबार पढ़ने लगे। भीतर से कुकर के सीटी की आवाज़ आ रही थी। वह भीतर जाने लगा तो अब्बा ने चश्मे के अंदर से घूरकर उसे रोक दिया। इंटीमेट के लिए कितने का ऑर्डर दिया गया? 1,500 का। और आज मुझे कितना रुपया दिया आपने? उसने मन ही मन कहा। गिना तो था आपने, लेकिन बोला 2411। अब्बा ने चश्मा उतारकर उसे घूरा, फिर कहकर धीरे से चश्मा पहना और अखबार सामने कर लिया। अंदर आकर उसने हाथ पैर वगैरह धोए।
तौलिए से मुंह पोंछते हुए अम्मी के कमरे में आया और उनकी चारपाई के पायताने बैठ गया। अम्मी ने उसे प्यार से झिड़का कि वह आराम से क्यों नहीं बैठता। वह उदास दिख रही थी। उसकी गऊ सी आंखें फूली हुई थीं। आंखों के नीचे चमड़ी खुश्क हो गई थी। हर दिन की तरह आज भी घर में एक मनहूसियत सी छाई हुई थी। अजीब लगता था, जैसे कोई बिना आवाज के सिसक रहा हो। उसने अम्मी को पान थमा दिया। वह उनके लिए रोज बाजार से लजीज पान लगवा कर लाता था। अम्मी पान की गिलोरी मुंह में डालकर कहीं खो गईं। उनकी आंखें कमरे की छत पर टिकी थीं। इस बीच बड़ी भाभी 2 बार कमरे में झांक चुकी थी। मुजाहिद को यह चीज़ बहुत चुभती थी। इस मकान को जाने किसकी बद्दुआ लगी थी। किसी को चैन नहीं था। सब एक दूसरे को शक और नफरत की निगाहों से देखते थे। दीवारें पुतती थीं, दरवाजे मजबूत किए जाते थे, पर जज्बात स्याह हो गए थे। दिल और दिमाग अपाहिज हो गए थे। अम्मी ने भांप लिया कि दुल्हन का इस तरह झांकना उसे नागवार लगा। उन्होंने समझाया, बेटे, इसमें इसकी गलती नहीं है। दरअसल इस घर की बुनियाद ही ऐसी है जिस पर शक, नफरत, बेचैनी, बदनीयती का ही फूल खिल सकता है। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर सांस छोड़ती हुई बोली, हाँ, इस पर कभी खूबसूरत फूल नहीं खिल सकता, कभी नहीं। माहौल काफ़ी गंभीर हो गया। उसे लगा अम्मी की तसल्ली के लिए कुछ कहना चाहिए, मगर उसे एक भी हरफ नहीं सूझ रहा था। वह असफलता को छिपाने के लिए चादर का कोना मरोड़ने लगा। उन दोनों के सिर पर मच्छरों का एक जत्था आकर मंडराने लगा। कुकर ने सीटी बजाई। छोटी भाभी ने वहीं से बताया कि खाना पक गया है। वह अब्बा को इत्तला करने के लिए उठा। अम्मी ने कहा, अभी लौटकर जरा सुनना बेटे। वह लौटकर आया और सवालिया नज़रों से अम्मी को ताकने लगा। वह कुछ देर खामोश रहीं, फिर फुसफुसाकर बोली, जरा बाहर देख, कोई खड़ा तो नहीं है। उसने बाहर झांककर बताया, नहीं। वे पास खिसक आईं। मुजाहिद, कल अपनी नाना को दुकान से कुछ रुपए दे आना, और देखो अब्बा से बचा कर जाना, वरना तेरे नाना और हम दोनों में से कोई जिंदा न बचेगा। वाक्य पूरा करते करते उनके चेहरे पर खौफ की परत जम गई। बाहर से आकर नौकर ने मुजाहिद से कहा, साहिब तुमको बुलाए रहे हैं। वह पहुंचा तो अब्बा हीटर से हाथ पांव सेक रहे थे। कल की मजलिस की याद है? जी। जाइए। वे पुनः एकाग्र होकर हीटर तापने लगे। वह खा पीकर सोने चला तो करीब 12 बजने वाले थे। 5 कमरे एक कतार में बने थे। पहला बड़ी भाभी का, दूसरा अम्मी का, तीसरा छोटी भाभी का, चौथा मुजाहिद और 5वां फाकिर का। वह चारपाई पर लेटा, तब उसे दिन भर की थकान का एहसास हुआ। गोया उसकी नफ्सें अब तक सो रही थीं। अम्मी, फाकिर, बड़ी भाभी के कमरों की बत्ती बुझी थी। उसने भी बुझा दी। लेटने को हुआ कि भाभी का रोना और चीखना सुनाई पड़ा। ताहिर भाई हर दिन की तरह आज भी शराब के नशे में धुत आए थे। भाभी को लात घूंसे भयानक रूप से पड़ रहे थे। वे जितनी तेज आवाज में रोती, ताहिर भाई की गालियां उतनी तेज हो जाती। नशे के सरूर में वे तस्करी की गोपनीय बातें भी बक देते थे। वह इन सबसे अनमनस्क सोने की कोशिश करने लगा। भाभी का रुदन धीरे धीरे सिसकियों में बदल गया और उसकी भी पलकें भारी होती गई। वह 1-1.5 घंटे ही सो सका होगा कि कॉल बेल की घनघनाहट ने नींद तोड़ दी। उसने खिड़की से देखा। बड़ी भाभी चप्पल खिसकाती हुई दरवाज़ा खोलने जा रही थी। छोटी भाभी के कमरे से अभी भी सिसकियां सुनाई पड़ रही थी। सुबह फजर की नमाज ने मुजाहिद की आंखें खोल दी। रजाई से बाहर निकलने को मन हो रहा था, पर भीतर रहना मुमकिन न था। वह बाहर निकला। अम्मी के कमरे में अब्बा आदमकद शीशे के सामने स्टूल पर बैठकर दाढ़ी में चमचमाहट और मुलायमियत लाने के लिए कोई क्रीम लगा रहे थे। वह कुछ आलस्य, कुछ मौज में आकर ठहर गया। उन्होंने तेल की शीशी खोली। उसके नथनों में तेज खुशबू समा गई।
तेल लगाने के बाद वह दाढ़ी व सिर के बालों में कंघी करने लगे। बाद में कंघा उल्टा कर कई बार बालों को दबाया। कपड़े पहनकर ऊपर से सेंट छिड़का। फिर सिर में टोपी और पैरों में चप्पल डालकर खड़े होकर आईने में खुद को निहारने लगे। देर होने लगी तो मुजाहिद आगे बढ़ गया था। दिशा मैदान से फारिग होकर वह बाहर लॉन में आया और एक किनारे कुर्सी डालकर धूप खाने लगा। पास ही माली कैंची से घास को बराबर कर रहा था। दूर दीवार से सटाकर कुछ बेंचें लगी थीं जिन पर खस्ता हाल लोग बैठे थे। मुजाहिद से थोड़े फासले पर अब्बा दो लोगों के साथ धूप खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे और बतिया रहे थे। वह दोनों को पहचानता था। एक एमपी रामजीवन पांडे थे। धोती कुर्ता सदरी पहने थे। सदरी की जेबें पेनों से ठसी हुई थी और उंगलियां अंगूठियों से। कभी अब्बा उनके सामने झुककर घिघियाने लगते और कभी वह अब्बा के सामने झुककर दांत चियारते। दूसरा आदमी सेल्स टैक्स ऑफिसर था। नौकर चाय, नाश्ता और तिपाई एक साथ ले आए। मुजाहिद नाश्ता करने लगा। अंडे का हलवा और शाही टुकड़ा पसंद आ रहा था। पांडे जी अब्बा को सुना सुनाकर अफसर को लताड़ रहे थे। अफसर की घिघी बद गई थी। अब्बा अकड़कर आंखें स्थिर किए हुए निर्विकार भाव से दाढ़ी पर हाथ फेरे जा रहे थे। अंडे का हलवा और शाही टुकड़ा समाप्त करने के बाद वह ऑमलेट पर जुट गया। साथ ही चाय भी सुड़क रहा था। कुछ बकरियां लॉन में घुसने लगी थीं। अब्बा की चहेते कुत्ते टोनी ने भूख कर भगा दिया। उसने खस्ताहाल लोगों को देखा तो उसे अब्बा का दबदबा याद आने लगा। उसने घड़ी देखी, 8:45 बज रहे थे। वह उठ खड़ा हुआ, दुकान की चाबी लेने भीतर चला गया। लौटने लगा तो अम्मी ने फुसफुसाकर कहा, वो नाना वाली बात याद रखना। इतवार बंदी का दिन होता। मुजाहिद लखनऊ सामान लाने उसी दिन जाता। वहाँ माल खरीद कर बुक करा देता। पिछली बार का माल आया था। उन्हीं सामानों पर दाम चढ़ा रखा था। जब उसने पहली बार यह काम किया तो आंखें फैल गई थीं। इतना मुनाफा! फिर अब्बा का व्यापार का तरीका ही दूसरा था। वे दाम ज़्यादा रखवाते और यह मशहूर कर रखा था कि सारे शहर के दुकानदार नकली सामान बेचते हैं। उनके यहाँ पैसा ज़रूर ज़्यादा लगता है मगर सामान सही मिलता है। जबकि मुजाहिद भी सामान और लोगों की तरह ही लाता था। दाम लिखते लिखते उसकी उंगलियां दर्द करने लगी। महीने का आखिरी हफ्ता था। मंदी का समय था। चटकी तो पहले हफ्ते में या लगन में होती है। लगन शुरू होने वाली थी, इसीलिए उसे तकरीबन हर इतवार को लखनऊ सामान लाने जाना पड़ रहा था। अब्बा की सख्त हिदायत थी कि जितना सामान जमा कर सको कर लो, लगन में मनमाना बिकेगा। वह उंगलियां चटकाने लगा। कुछ मन भी उचाट हो गया। आजकल वह अक्सर घबरा उठता था। बात यह थी कि गांव में जायदाद खतरे में थी। वहाँ 200-250 बीघे खेत है। सब ठीक चल रहा था मगर मजदूर इन दिनों बागी हो गए थे। उसी में कुछ झगड़ा फसाद भी एक आध बार हो गया था। तो भी अब्बा करीब 2 दर्जन मुकदमे लड़ रहे थे। वे रोज़ ही कचहरी पहुँचते रहते। घर में भी फाइलों से मगज पच्ची करते। मुकदमेबाजी के कारण कई बार फौजदारी भी हुई। उसका भी मुकदमा बना। वह अटैची पर दाम चढ़ा ही रहा था कि रफ़ीक मियाँ भी अपना अख्तर बख्तर लेकर पहुँचे और सड़क की पटरी पर जम गए। लगे बांसुरी बजाने। वह चिढ़ गया। उसे रफ़ीक मियाँ से नफ़रत सी होने लगी। इस बात को वह समझ नहीं पाया कि क्यों उसे नफ़रत हो रही है। तभी रफ़ीक मियाँ उसकी घृणा से बेखबर एक आदमी लेकर उसके पास आए और बोले, अरे शाहज़ादे, इसका भी काम करा दो। वह छोटे कद का काला काला मरियल सा आदमी था। उसके 3 बीघे ज़मीन पर अब्बा ने अपना दांव ठोक दिया था। मुकदमा चल रहा था। रफ़ीक मियाँ को लगा मुजाहिद ने उसकी बात सुनी नहीं। उन्होंने दोबारा सिफारिश की। वह अब्बा के मामले में अपनी औकात जानता था। फिर भी उसने रफ़ीक मियाँ पर रौब झाड़ लेना बुरा नहीं समझा। चल हट यहाँ से, अभी गल्ला भी ना खुला और आ गया मनहूस चेहरा लेकर। वह भुनभुनाने लगा, एक से एक फटीचे चले आते हैं साले। रफ़ीक मियाँ बड़ी उम्मीद लेकर पैरवी करने आए थे।
किंतु दोस्त के सामने ही बेइज्जती ने उन्हें हिलाकर रख दिया। वे बदहवास से, कुछ डरे दिल से अपनी दुकान की तरफ बढ़ गए। उसने दाम चढ़ाना ख़त्म किया, अगरबत्तियाँ सुलगाई और 3-4 शीशों में मढ़ी कुरान की आयतों में खोस दी। बीरो चाय वाले को स्पेशल का ऑर्डर दिया और ग्राहकों में रम गया। ग्राहक आने शुरू हो गए थे। वह तेज़ तेज़ घर की ओर चलने लगा। घर पर आज मजलिस थी। वह साधारण मजलिस न थी, इसकी अहमियत थी। तकरीर करने के लिए जोगीपुरा से इमाम आए थे और यहाँ शहर के सभी नामी गिरामी लोग इकट्ठा होने वाले थे। घर अभी 2 फरलांग था। अंधेरा शुरू हो गया। एक अजीब बात थी, उसके शानदार मकान के इर्द गिर्द टूटे फूटे खपरेल या झोपड़े थे। जैसे बरगद के विशाल दरख्त के नीचे कोई पौधा नहीं पनपता। जहाँ उसका मकान चमचमाता रहता, वहीं आसपास के घर कोढ़ी जैसे दिखते। वह पत्थरों पर पैर रखकर चलने लगा। नालियों का पानी बहकर रास्ते में आ गया था। अब्बा ने इस जहमत से बचने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर चौड़े चौड़े पत्थर रखवा दिए थे। मकान को देखकर उसकी तबीयत खुश हो गई। छत से लेकर फर्श तक सभी दीवारों को लाल पीली झालरों से सजाया गया था। इमाम बाड़ा खोल दिया गया था। भीनी भीनी महक आ रही थी। अंदर सहरा पहने पंजों से खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। मिंबर ऐसा था कि देखने वालों की नज़रें अनायास उस पर पड़ जाती। वह अंदर जाने वाला था कि नाना के दुकान के बगल वाली मस्जिद के मौलवी साहब लपक कर आए। वे ज़बान में शहद घोलकर बोले, ज़रा अपनी बड़ी भाभी को मेरे आने की खबर कर देना। कहने के बाद उनके हाथों में पड़ी पुड़िया कस उठी। वह घुट कर रह गया। वह जानता था कि बड़ी भाभी ने यह पुड़िया क्यों मंगाई। उनका कोई मासूक होगा जो उनके मुरझाए चेहरे से मुतसर ना होता होगा। उसी को फकाकर वश में करने के लिए उन्होंने मौलवी साहब से नज़र की हुई चीनी मंगाई होगी। मुजाहिद उफन रहा था। कुछ तो दुकानदारी तेज न होने की कचोट थी और कुछ अम्मी की तकलीफ़ का दुख। अम्मी नामालूम क्यों हमेशा बुझी बुझी रहती हैं। उनमें जैसे दर्द का कोई समंदर घुमड़ता रहता हो। वे बाज वक्त आंखों पर बाहें डाले घंटों पड़ी रहती हैं। रफ़ीक मियाँ बांसुरी बजाने में तल्लीन थे। आंखें झपकाते हुए बाजार चले जा रहे थे। उनके आसपास काफ़ी मजमा इकट्ठा हो गया था। मजमे को देख देख वह और उफनता। हालांकि वह भली भांति जानता था कि इनमें से एक भी बांसुरी खरीदेगा नहीं, फिर भी उसे रफ़ीक मियाँ से डाह हो रही थी। रफ़ीक मियाँ का लड़का खाना लेकर आया। उन्होंने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। लोग छटने लगे। रफ़ीक मियाँ ने हाथ मुँह धोया, फिर खंबे की ओट करके खाना खाने लगे। वे धीरे धीरे खाना खा रहे थे। लड़का प्याज छील रहा था। मुजाहिद ने राहत की सांस ली, जैसे दुश्मन ने कनपटी से पिस्तौल हटा ली हो। उसने फ़ाकिर से कहा कि घूमना चाहे तो घूम आए। फ़ाकिर खुश होकर बाहर निकल गया। वह उसे ओझल होने तक देखता रहा। लड़का प्याज धोकर लेने गया तो मुस्कुराते हुए जाने क्या भुनभुनाया कि रफ़ीक मियाँ हरामी अब बता रहा है। चिल्लाते हुए फुर्ती से उठे। हड़बड़ाहट में खाने की थाली उनके पैरों से लगी। जोरों की झंझनाहट हुई। भात और बैगन का चोखा छितरा गया। वे बेहोश से भागे भागे मुजाहिद के पास आए। उनका चेहरा फक और होठ सफ़ेद पड़ गए थे। वे खौफजदा थे। उन्होंने पल भर में सब कह डाला। यह भी बताया था कि उनके अब्बा को मार डालने के बाद वे लोग अब उसके पास आ रहे हैं। उसने बिजली सी रफ्तार से सामान भीतर कर डाला। एक तौलिया लेने के बाद लपटकर शटर गिराया और ताले बंद कर दिए। तौलिया से आनन फानन में सिर और मुंह लपेटा, कोट का कॉलर खड़ा किया, लुकते छिपते गलियां पार करने लगा। मारने वालों ने तो अपनी तरफ से मार ही डाला था, लेकिन वह बच गए थे। बाहर लॉन में ही वे चारपाई पर लिटाए गए थे। पहली बार घर की जनाना लोगों ने पर्दा तोड़ा था। ऐसा लगा था लोगों ने पहले लात घूंसों और जूतों से मारा था और फिर चाकू से वार किया था। 5 बार चाकू से वार किया गया था। खून से भीगे हुए थे मीर साहब।
बीच बीच में हिला देने वाली आवाज़ में चिल्ला उठते थे। वे गांव गए थे। वहीं अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों को किसी बात पर पीटना शुरू कर दिया था। मजदूरों ने भी रोष में कुछ गाली गलौज किया। इसी बात पर उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। उन्होंने एक बूढ़े मजदूर के पेट में अपनी चमकती गुप्ती भोंक दी। बस यहीं से कयामत शुरू हो गई। शायद मीर साहब को यह इल्हाम न था कि मजदूर इस कदर हमलावर हो जाएंगे। पगे बाल वाले डॉक्टर ने अन्य 2 डॉक्टरों से मशविरा करके कोई दवा मीर साहब को पिलाई। उनका कराहना धीमा होने लगा। शहर की हस्तियों का आना जाना शुरू हो गया। क्या सिया, क्या सुन्नी और क्या हिंदू, सभी इज्जतदार और ओहदेदार लोग भागते चले आ रहे थे। लम्हा भर में कारों और स्कूटरों की लंबी कतार लग गई। मीर साहब ने धीरे से गर्दन हिलाई। उन्होंने इशारा किया, जनाना लोग भीतर चले जाएं। लान खचाखच भरा था। हरी हरी घासें बड़ी बेरहमी से कुचली जा रही थीं। लोग अलग अलग टुकड़ों में बंट गए थे। धीरे धीरे बातचीत भी होने लगी थी। मीर साहब के लड़कों में भयानक बेचैनी गुमड़ रही थी। मीर साहब जोर से चिघाड़े, फिर दर्द से छटपटाने लगे। उनकी आंखों में मौत की दहशत थी और तकलीफ का बियावान दिख रहा था। डॉक्टरों ने मीर साहब का दोबारा मुआयना किया। वे हताश दिखाई पड़े। हिचकते हुए उन्होंने लड़कों से कहा, इन्हें लखनऊ ले जाना पड़ेगा। जाहिद के मुंह से बेसाख्ता निकला, पर पुलिस की कार्रवाई तो अभी। MP रामजियावन बीच में ही तपाक से बोल पड़े, वो मैं देख लूँगा। फाकिर अभी छोटा था, उसका अब्बा को ले जाने का सवाल नहीं उठता था। बाकी तीनों भाई मुंह चुराने लगे। सभी के मन में था, जाना खतरे से खाली नहीं। अब्बा रास्ते में मर जाएं और इधर घर में कीमती सामान दूसरे भाई अम्मी लोग हड़प लें। मुजाहिद के मन में एक बार आया कि वही अब्बा को लेकर लखनऊ चले। वह उनकी औलाद है, मगर हकीकत ने उसके इस इरादे को मंसूख कर दिया। उसने दूसरे भाइयों के बारे में सोचा तो पाया कि उसका अब्बा के साथ जाना ठीक नहीं। उसने मन ही मन कहा, इन लोगों की कम अज कम बीवी लोग यहाँ रहेंगी, मेरे लिए कौन होगा। उसने दृढ़ता के साथ तय किया, वह नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। यह निश्चय करने के बाद वह बचने के लिए अंदर चला गया। भीतर आंगन में बैठी हुई अम्मी एकटक आसमान ताक रही थीं। दोनों भाभी किसी चीज़ के इंतज़ार में मुस्तैदी से व्यग्र थीं। तो ये थी कहानी सोने का चाकू। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।